हमारी दुनिया के समाजी और माशरती मसाइल में एक बड़ा मसला महरम रिश्तों के तकद्दुस की पामाली है। और ये सबसे लीस्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ है। इसका जो शिकार होते हैं यूजुअली छोटी उम्र के बच्चे होंगे या फिर वो लोग विक्टिम होंगे कि जो किसी भी तरीके से सबऑर्डिनेट है या उनको दबाया जा सकता है उसको अपने ही इंटीमेट रिलेशनशिप्स यानी फादर मदर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, बड़े बहन भाइयों में से, सिबलिंग्स में से, अंकल्स में से, या जिन जो भी महरम रिश्ते हैं वो किसी भी तरीके से उसको आमादा करेंगे और उसके बाद सेंस ऑफ गिल्ट इंड्यूस करेंगे, उनको ब्लैकमेल करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। इस तरह अभी तक का जो डाटा इकट्ठा किया गया है उनमें एक सिंगल इंसिडेंट से लेकर 31 साल तक अपने महरम रिश्तों के हाथों जो पामाली है वो देखने में आती रही है और रिपोर्ट होती रही है। यानी 31 साल तक भी विक्टिम्स ऐसे थे कि जो नहीं बोले हैं। यूजुअली ऐसे इंसिडेंट्स जो ही एक बच्चा बड़ा होता है, हिट करता है प्यूबर्टी को, और वो अब एक तरह से नॉलेज गेन करता है अपने बारे में, तो वो रिपोर्ट करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूजुअली 44% ऐसे केसेस जो मंजर आम पर आए वो अडल्ट होने के बाद रिपोर्ट किए गए, या फिर ऐसा है कि किसी टीचर ने या किसी पड़ोसी ने या किसी देखने मिलने वाले ने कुछ सेंस किया और उसके बाद उसको रिपोर्ट किया और वो सामने आया। अदरवाइज मोस्टली ऐसे केसेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जी हाँ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये फिनोमेना फैमिलीज में रन करता है। इसीलिए ही इसको डिस्फंक्शनल फैमिलीज का हिस्सा समझा जाता है। यानी ऐसी फैमिलीज जो नॉर्मलाइज रखती हैं ऐसी चीज़ों को, इंसेंटोस रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज करती हैं, उनमें ये पैटर्न्स हमें ज़्यादा देखने में नज़र आते हैं। क्योंकि बच्चों ने बाउंड्रीज नहीं सीखी, उन्होंने लिमिट सेट करना नहीं सीखी, और वो यही पैटर्न मॉडल अप करते आ रहे हैं, इमिटेट करते आ रहे हैं। जो उन्होंने देखा अपनी फैमिलीज में उसी को ही वो कॉपी करते चले आ रहे हैं। कहा यह जाता है कि 17% बच्चियां 16 साल की एज से पहले चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होती हैं अमेरिका में, और यूजुअली अपने इंटीमेट फैमिली मेंबर्स के हाथों। पाकिस्तान में भी ये शरह कुछ कम नहीं है। जैसा कि हमें लगता है कि शायद हमारा जो कल्चर है बहुत रिलीजियस है, तो यहाँ पर बच्चों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते होंगे, तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। क्योंकि पाकिस्तान में का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 36% बच्चियाँ और 29% बच्चे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं अपने ही इंटीमेट फैमिली मेम्बर्स के हाथों, और यूजुअली बिफोर द एज ऑफ 18। बहुत से माशरे जैसा कि यूएस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंसेंटोस रिलेशनशिप्स को क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन इन तमाम ममालिक में जो एक ओवरऑल लॉ बन चुका है वो ये है, 1975 में फेमिनिस्ट वेव के नतीजे में जब बहुत ज़्यादा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस सामने आए, और चूँकि एक पर्सन वल्नरेबल होता है, उसको फिजिकली, इमोशनली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, तो इस तरह से जो इंसेंटोस रिलेशनशिप थे उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत इसको एक क्राइम कंसिडर किया गया। और अब तकरीबन तमाम ममालिक में छोटी उम्र के बच्चों के साथ किसी भी किस्म का जिनसी ताल्लुक क्राइम कंसिडर किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कि इंसेंटोस रिलेशनशिप्स में या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में हमें नज़र आता है, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। क्योंकि जो इंसेंट है ये यूजुअली अपने ही घरों में बच्चों के साथ किया जाता है। कम ही चांस होता है कि बच्चे को कोई स्ट्रेंजर ले जाए। यूजुअली वो लोग जो कि बच्चे के ट्रस्ट वर्दी हैं, जिनके साथ बच्चा सारा दिन उनके इर्द गिर्द रहता है, उन्हीं में से ही कोई बच्चे को मोलेस्टर करता है, या तशद्दुद का निशाना बनाता है या सेक्सुअल अब्यूज़ का निशाना बनाता है। जो पाकिस्तान में या इस किस्म के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो रुझान देखने में आया है, वो एक चीज़ जो बहुत ही अलार्मिंग है हमारे लिए, वो है सेक्सुअल फैंटेसीज़ के हवाले से। सेक्सुअल फैंटेसीज़ यानी ऐसे लोग जो परागंदा ख्यालात से भरे रहते हैं। और उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न है वो लिटरेचर जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। यानी जब हम अभी अब देखते हैं कि जो गूगल सर्च के अंदर भी चीज़ें आती हैं, जो यहाँ पर एरोटिक स्टोरीज़ हैं, एरोटिक कंटेंट है, जो सेक्सुअल कंटेंट है, वो भरा हुआ है इंसेंटोस रिलेशनशिप्स के बारे में, कि जो महरम रिश्ते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एरोटिक स्टोरीज़ लिखी जाती हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाया जाता है। स्पेशली इंडियन जो कंटेंट है उसमें हम ये देखते हैं कि ये रुझान और भी ज़्यादा नज़र आता है। क्यों लिखा जाता है ऐसा कंटेंट और क्यों बिक रहा है ऐसा कंटेंट? क्योंकि पढ़ा जा रहा है ऐसा कंटेंट। इंटरनेट के एल्गोरिदम्स इसी चीज़ के ऊपर चलते हैं कि जो भी चीज़ इंटरेस्ट ली जा रही है, लोग ऑडियंस उसको कैप्चर कर रही है, वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रन करती है, ज़्यादा से ज़्यादा बिकती है, उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है और इस तरह वो ज़्यादा कंटेंट प्रमोट होता है। यहाँ से हमें सपोर्ट मिलती है जो फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट था सेक्सुअल एंड एग्रेसिव टेंडेंसीज का और ओडिपस कॉम्प्लेक्स का, कि दरअसल जो इंसान है वो हर उस चीज़ को
हासिल करना चाहता है, उसको एक्सप्लोर करना चाहता है, जो कि उसके लिए फॉरबिडन है। यानी जो चीज़ छुपाई जाएगी, जिसमें क्यूरियोसिटी रखी जाएगी, जो चीज़ उसके बाउंड्री सेट की जाएगी, जो फॉरबिडन है, ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। और जब तक उसके पास इंडिपेंडेंट मॉरल ईगो प्रिंसिपल्स नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई रिलीजियस रीजनिंग नहीं है, तो ये मुमकिन नहीं है कि इंसान अपने आप को एक सर्टन बाउंड्री पर खड़ा कर सके। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आती है सुपर ईगो की और इड की, वो मशहूर ज़माना कॉन्फ्लिक्ट जिसके ऊपर साइकोडायनेमिक की पूरी थ्योरी खड़ी है। यानी इड प्लेयर प्रिंसिपल, जो किसी बाउंड्री को नहीं मानते, जो कि हर फॉरबिडन चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, जिस चीज़ से मना किया जा रहा है वो प्लेयर सीकिंग के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता है, जो इड प्रिंसिपल्स हैं। इसके मुकाबले में जो सुपर ईगो प्रिंसिपल्स हैं, ये बेस्ड है मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर और रिलीजियस वैल्यूज़ के ऊपर, जो ये चाहेंगे कि मुआशरे और किसी कल्चर को प्रोपेल करने के लिए, आगे निकलने के लिए या अपने आप को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि वो कवानीन के ताबे हो, और उसको कुछ कवानीन हैं जो लागू किए जाएँ, कुछ मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ हैं जो इम्प्लीमेंट की जाएँ, और उनको पूरा करना हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है। तो जब ये कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, तो यहाँ पर चूंकि उन एक चीज़ों को और उन डिज़ायर्स को डायरेक्टली एक्सप्रेस करना मुमकिन नहीं होता, यानी उनको मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता, तो उनको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। ऐसे में इंसेंटोस फैंटेसीज जन्म लेती हैं, यानी ऐसी फैंटेसीज जो कि प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में परवरिश पाना शुरू कर देती हैं, और यहाँ से एरोटिक कंटेंट और इमेजिनरी कंटेंट जन्म लेता है, जहाँ पर ऐसी फैंटेसीज को खुल खेलने का मौका मिलता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लोग इस कंटेंट को, इस इंसेंटोस एरोटिक सेक्सुअल कंटेंट को लोग पढ़ते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, इस कंटेंट को, ऐसी वीडियोस को देखते हैं और ऐसे कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब ये सेक्सुअल फैंटेसीज एक सर्टन लेवल तक तो पूरी नहीं हो पाती हैं, और इमेजिनरी वर्ल्ड में ही इनसे एक तरह से सेल्फ प्ले में काम ले लिया जाता है, लेकिन एक स्टेज आती है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि इन विशेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ से इंसेंटोस रिलेशनशिप्स का आगाज़ होता है, और ये लोग इस फोर प्ले में अब एक नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चले जाते हैं। क्यूरियोसिटी के अलावा वल्नरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी नेक्स्ट कंपोनेंट होंगे, यानी वल्नरेबल, चूंकि ये लोग डिपेंडेंट होंगे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हाउस होल्ड के मुताबिक भी, और अपनी बहुत सी डायनेमिक्स में जो सोसाइटी के अंदर रहन सहन है, उठना बैठना है, जो विक्टिम है ये डिपेंडेंट हुआ करता है अपने जो प्रीडेटर है, यानी जो शिकार कर रहा है, क्योंकि वो उसका एक बड़ा फैमिली मेम्बर है, ऑटोनोमस बॉडी है घर की, उसके डिसीजंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो विक्टिम को डराया धमकाया जा सकता है। इस तरह वल्नरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी एक मेजर फैक्टर हो जाता है अपनी फ्रस्ट्रेशन को और सेक्सुअल फैंटेसीज को, डिजायर्स को डिस्प्लेस करने का, फैंटेसीज को निकालने का। इस तरह से सेक्सुअल फैंटेसीज, अवेलेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी सब मिलकर एक बहुत ही एक डेडली कॉम्बिनेशन फ्राहम करते हैं प्रीडेटर को या शिकारी को, कि वो अपने विक्टिम को ट्रैप करे, जो कि उसका अपना इंटीमेट फैमिली मेंबर है, अपना ही हाउस होल्ड का एक मेंबर है। तो ये चीज़ें हमें क्यों समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम अंडरस्टैंड करेंगे बतौर मदर या बतौर प्रोटेक्टर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड आवर फैमिली, तो ये हमें इन डिफरेंट डायनेमिक्स जो हैं हमें समझने में मदद मिलेगी। स्पेशली जो अभी मैं बता रही हूँ ना कि हमें ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमें ये समझना है कि पाकिस्तान या इंडिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ये मसला नहीं है, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ और भी ज़्यादा है। वजह क्या है कि चूँकि इस चीज़ का ताल्लुक किसी बायोलॉजिकल चीज़ों के साथ नहीं है, डिजीज पैटर्न के साथ नहीं है, दो कि इसको साइकोपैथोलॉजी अब कंसिडर कर लिया गया है जो वेव चली है उसके नतीजे में, ताकि बच्चों को और फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन स्टिल सारी जो चीज़ है ये इमिटेशन, मॉडलिंग और इन्वायरमेंट से आ रही है। जब हम बच्चों को अच्छी एथिकल वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड सिखा रहे हैं और उनको एक रिलीजियस वैल्यूज़ से सिखा रहे हैं, तब तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो हमारे माशरे जहाँ पर स्टिल नानी या दादी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो बच्चों को एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल होती है, या लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत से केसेस सामने आते हैं। अभी पिछले दिनों एक बच्ची का केस सामने आया, 17 ईयर ओल्ड, जिसको पिछले 2 साल
साल से बाप और भाई तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, सेक्सुअल अब्यूज़ का निशाना बना रहे थे और उसके बाद उन्होंने गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया और उसकी वीडियो अवेलेबल थी जो शायद उसके दूसरे भाई ने अपलोड की और उसके बाद ये मामला हाईलाइट हुआ। तो हमारे माशरे में भी ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं, लेकिन जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर ये इस तरह इंक्रीज़ हो जाता है कि चूँकि फैमिली ब्रेकअप बहुत ज़्यादा हैं, पेरेंट्स इकट्ठे नहीं रह रहे हैं, स्टेप फादर, स्टेप मदर और इस तरह स्टेप पेरेंट्स और सिबलिंग्स का भी बहुत ज़्यादा हमें इंटरेक्शन नज़र आता है। तो वहाँ पर स्टैंडर्ड और बाउंड्रीज़ को सेट करना और इम्प्लीमेंट करना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बच्चों की प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, जो अभी फ़ौरी तौर पर हमारे करने का काम है वो ये है कि जो ये लिटरेचर अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, इसको रिपोर्ट किया जाए और कि कोई ऐसी चीज़ हम शुरू करें कि हम इस चीज़ को बैन कर सकें, ताकि ऐसी चीज़ें, ऐसी फैंटेसीज़ जो कि इस कदर हार्मफुल हो सकती हैं हमारे बच्चों के लिए, वो हमें नज़र ही ना आए, वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल ही ना हो।